हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप और उस पर जाकर आप हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्स परचेज करना है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपका प्रयोगशाला सहायक कोर्स का ही एक टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं। तो देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या कहते हैं, एरीन्स भी कहते हैं। ये आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके बेंजीनोइड, दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब है कि जिनमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग है एक यौगिक के अंदर तो वो आपकी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, और अगर उसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन बेंजीनोइड हो जाएंगे, अबेंजीनोइड कहते हैं जिसे हिंदी में। ग्रीक में ये आया है एक वर्ड एरोमा, एरोमा से इसको एरोमेटिक कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि एरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेलिंग, यानी इसमें सुगंध होती है। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सब उसमें स्वीट स्मेल है। ठीक है, खुशबू होती है। जैसे नेप्थलीन की भी बात करें, नेप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, कपूर की गोलियां होती है ना जो अपने घरों में डालते हैं कपड़ों वगैरह के बीच में, खुशबू होती है उसमें। ठीक है, अलग से सुगंध होती है। तो ऐसे ही ज़्यादातर जो इसके यौगिक हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसमें क्या है, एक अरोमा आती है, इसी वजह से इन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। अब बेंजीन रिंग को देखते हैं। बेंजीन रिंग क्या है, आपकी हाईली अनसैचुरेटेड, अति असंतृप्त है। इसमें डबल बॉन्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो अति असंतृप्त है ये। बेंजीन, फिर एग्जाम्पल टॉलिन आ गया, ये सब आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। नेप्थलीन, ठीक है, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल है क्योंकि यहाँ पर दो फिनाइल रिंग्स हैं और इनके बीच में इसे कनेक्ट किया हुआ है, तो बाइफिनाइल है। नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नॉमेनक्लेचर यानी नाम, नेमिंग इसकी कैसे की जाती है। अगर आपका मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है, ठीक है, मोस्टली हमें यहाँ बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है। तो बेंजीन रिंग मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक इसमें CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या है, टॉलिन। टॉलिन यहाँ बना भी हुआ है, देखिए मिथाइल बेंजीन या टॉलिन कहते हैं इसको, जो इसकी कॉमन नेमिंग है। तो इसमें तो आपको कोई भी आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर डाई सब्सटीट्यूशन हो जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की तरह दिखा देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अगर इसमें डाई सब्सटीट्यूशन हो जाए, मतलब दोबारा से मिथाइल ग्रुप यहाँ इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे लगे, कहीं भी किस भी पोजीशन पे, तो बनते हैं इसमें पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, उनके बेसिस पे इनकी नेमिंग हो जाती है अलग। जैसे यहाँ पर देखिए, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव यानी द्विप्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्न है ये। यहाँ पर देखिए, पहले से एक CH3 लगा था और इसके जस्ट बगल वाले एडजेसेंट कार्बन पे हमने फिर से CH3 लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अलग भी लगा सकते हैं, हम यहाँ सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, खाली नेमिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी नेमिंग रखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर काउंटिंग शुरू होगी तो यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन हुई और इसकी सेकंड वाली पोजीशन पर हमने मिथाइल लगा दिया। इसको बोलते हैं ऑर्थो। जो आपका बेंजीन रिंग होता है, ये यहाँ पर मान लीजिए कोई भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो इसकी जस्ट बगल वाली पोजीशंस होती है वो ऑर्थो पोजीशंस होती हैं। ठीक है, ऑर्थो, इन्हें ऑर्थो कहते हैं, हिंदी में भी ऑर्थो ही कहते हैं। इसके एक छोड़कर ये वाली आएगी। ठीक है, 1 से अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 पोजीशन हो गई ऑर्थो। 3 और 5 वाली पोजीशन होती है मेटा। ठीक है, इसे मेटा कहते हैं। और ये जो जस्ट इसके ऑपोजिट वाली 4th पोजीशन है, इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, इसी के बेसिस पे अब देखिए इसकी नेमिंग होगी। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाए हैं तो ये हो गया 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये तो इसका IUPAC नेम हुआ। वैसे हम इसे लिखेंगे ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, ऑर्थोजाइलिन, और ऐसे आ जाए ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थो के लिए O लग जाएगा, मेटा के लिए M डैश लगता है, पैरा के लिए P डैश लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 1 और 3 पे आपके मिथाइल ग्रुप आए, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन मेटाजाइलिन हो जाएगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4th पोजीशन पे आपका क्या मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन जो कि आपका पैरा बेंजीन हो जाएगा। ये ऑर्थो मेटा पैरा इसकी कॉमन नेमिंग है। IUPAC नेमिंग वैसी ही रहती है 1,3 जो हमने करके करी है। बाकी जो कॉमन नेमिंग है उसमें चेंज आएगा। पोजीशन आइसोमर इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा देखिए, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, स्थिति बदल रही है, तो इसलिए क्या है, ये सब स्थिति समावयव है, यानी पोजीशन आइसोमर्स है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर संरचना देखेंगे बेंजीन की। बेंजीन को देखिए, सबसे पहले आइसोलेट किया था माइकल फैराडे ने 1825 में।
इसके बाद देखेंगे तो ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड था, हाईली अनसैचुरेटेड तो था लेकिन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड था, एडिशन रिएक्शन नहीं देता था और बहुत स्थायी था। इसको बहुत समझने में टाइम लग गया। 1865 में जो है यहाँ पर केक्यूल ने इसके लिए एक स्ट्रक्चर दिया। अब देखिए डबल बॉन्ड का पता पहले ही चल गया था क्योंकि ओजोनोलिसिस जो हमने पढ़ी थी, देखिए ओजोनॉइड जब इसका बनता है तो इससे पता चल गया था कि इसके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड्स है, फिर भी एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा, इतना स्टेबल है। केक्यूल ने इसके लिए इसके एक स्ट्रक्चर दिया, एक संरचना बताई कि भाई क्या है, इससे हो सकता है ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं इस तरीके से, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर इसका बताया, उस समय तो ये भी नहीं पता था कि स्ट्रेट चेन में है, ब्रांच है, रिंग है, कैसा है, तो रिंग स्ट्रक्चर ही केक्यूल ने बताया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है और साथ में इसमें हाइड्रोजन्स लगे हुए। इसके बाद ये देखा जाने लगा कि भाई इसके हिसाब से तो 2 हमारे आइसोमर्स बन सकते हैं। अगर हम इसमें डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखें तो एक बार ब्रोमीन इस तरह से लग सकता है उन कार्बन एटम्स के अक्रॉस जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, और एक बार ऐसा भी तो बन सकता है जहाँ पर दोनों ब्रोमीन ऐसे कार्बन एटम्स लगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, द्वि आबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ऐसे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं मिले। यहाँ पे देखा गया कि एक ही टाइप का पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाता है वो। सब्स्टिट्यूशन जब किया जाता है तो सारे हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट सारे कार्बन और हाइड्रोजन बराबर ही हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से हमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको समझाने के लिए केक्यूल ने कहा कि ये जो डबल बॉन्ड का नेचर होता है ना, ये ऑस्किलेटिंग नेचर है। ये क्या कर रहे हैं, ये कभी इन कार्बन एटम के बीच में है, कभी इन कार्बन एटम्स के बीच में, ये क्या कर रहे हैं, डोल रहे हैं इनके बीच में, दोलन प्रकृति है इनकी, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हो सकता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब जाकर लेकिन इसको एक्सप्लेन किया गया है कि क्योंकि केक्यूल अभी भी ये नहीं बता पाया था कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो सेम क्यों मिल रहा है हमको, ठीक है। हो सकता है डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आए, एक बार यहाँ आए, लेकिन फिर भी हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट सेम क्यों मिल रहा है। तो रेजोनेंस के थ्रू अब ये चीज़ एक्सप्लेन की जाने लगी। रेजोनेंस या अनुनाद से हम बेंजीन के स्थायित्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बताया गया कि जो कार्बन होता है ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड, देखिए रेड से जो दिखाया ना मैंने, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड हैं, और ये जो हमने ये फ्री यहाँ पर मैंने ये दिखा रखे हैं, ये हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक p ऑर्बिटल क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, असंकृत होगा। तो वो असंकृत जो अनहाइब्रिडाइज्ड जो हमारा p ऑर्बिटल है वो होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं इस प्लेन को, बोर्ड को प्लेन मान रही हूँ तो इसके परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल। तो वो p ऑर्बिटल्स जो हैं उसके ऑर्बिटल्स इस प्लेन के अबव और नीचे इसके लोब्स हैं, और इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर क्या हो रहा है, क्या बन रही है, पाई बॉन्डिंग हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। इस पूरी रिंग के समतल के ऊपर क्या है, ये इस पूरे वलय के ऊपर ये डीलोकलाइज्ड है, विस्थापित है, ठीक है। किसी एक के साथ वो बंधे हुए नहीं है, वो पूरी रिंग में घूम रहे हैं। और ये भी देखा गया कि कार्बन का जो अट्रैक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर और नीचे p ऑर्बिटल्स के बीच में जो हो रहा है, कार्बन का अट्रैक्शन या उसका आकर्षण इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होल्ड करे हुए, बहुत ज़्यादा अच्छी से पकड़े हुए, इतना ज़्यादा कि इतना अट्रैक्शन इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें भी नहीं है। उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स इन्होंने ऊपर और नीचे जो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके ऊपर लगा रखा है। ये डोनट स्ट्रक्चर जैसा बना लेता है। डोनट स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ बीच में एक आपकी हेक्सागोनल रिंग होती है, उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये डोनट स्ट्रक्चर जैसा बना देता है। और क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से बिल्कुल कार्बन के साथ बंधे हुए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा स्थायित्व देते हैं, ठीक है। इसीलिए एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है, सब्स्टिट्यूशन शो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक एडिशन नहीं शो करेगा। सी बॉन्ड की देखिए यहाँ पर जो लंबाई है वो है 139 पिकोमीटर, क्योंकि देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ में ये देखा गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिंगल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड की अलग अलग में बॉन्ड लेंथ देखने को मिले। अगर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होता तो हमें फिर सिंगल बॉन्ड की भी स्ट्रक्चर वहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है और डबल बॉन्ड की मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ थी वो क्या थी, 139 पिकोमीटर, जो कि इंटरमीडिएट बिल्कुल बीच की थी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक बिल्कुल प्योर डबल बॉन्ड इनके बीच में अराइज नहीं करता है, यानी कि एक शुद्ध द्विआबंध यहाँ नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन से होती नहीं हो पाती और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल प्लेन में आपके सी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और उस प्लेन के अबव और बिलो, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके विस्थापित है, इलेक्ट्रॉन का एक अब्र ऊपर और नीचे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरोमेटिसिटी। अब ये अरोमेटिकता क्या होती है,
देखिए एरोमेटिक कंपाउंड से बेंजीन ही नहीं होते, बेंजीन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिसिटी देते हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी की कुछ आपके नियम होते हैं, अगर कंपाउंड या यौगिक इन रूल्स को फॉलो करता है तो आप उसको एरोमेटिक कहेंगे। तो रूल क्या है, सबसे पहले तो कंपाउंड में प्लेनैरिटी होनी चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है, वो प्लेनैरिटी होगी। सेकेंड है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, जो रिंग हमने ली है, वलय जो हमने लिया है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली डीलोकलाइज होने चाहिए, पूरी रिंग में उनका विस्थापित होना आवश्यक है। फिर थर्ड है आपका प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, वो ये रूल फॉलो करें, दिस रूल इज नोन एज हक्कल रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। हक्कल नियम क्या कहता है हमारा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और n क्या है यहाँ पर, n है आपका नंबर ऑफ रिंग, कोई भी पूर्णांक हो सकता है 0 से लेकर, ठीक है, ये है आपके नंबर ऑफ रिंग्स। जैसे आप देखिए हमने ये वाली लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, इसमें रिंग कितनी है, रिंग है इसमें एक। अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 × 1+2 कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, ये आने चाहिए 4+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक रिंग है तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखते हैं कितने, आपके एक डबल बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इसमें चेक करते हैं क्या है आपकी साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन है, ठीक है। साइक्लोपेंटा क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंटागन है, डाई इनाइल क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और एनाइन एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब काउंट करेंगे, आपके नेगेटिव चार्ज में शो किया हो या ना किया हो, आपको नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। तो इस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखेंगे साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन, कैटाइन है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ वाला नेप्थलीन, नेप्थलीन का है एग्जाम्पल, 2 रिंग्स आ गई। 2 रिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 × 2+2 कितना आ गया, 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 2 रिंग है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए इसमें, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ 3 रिंग आ गई, एंथ्रासीन का एग्जाम्पल है, ठीक है, एंथ्रासीन है ये, एंथ्रासीन में 3 रिंग आ गई, 3 रिंग के लिए कितने होने चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एरोमेटिक, ठीक है। प्लानर है ही, डीलोकलाइजेशन है इसमें। डीलोकलाइजेशन आपको तभी पता चल जाएगा अगर आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन का काम कौन कर रहा है, कैटाइनिक है, क्योंकि एक एनाइन है, यहाँ पर चार्ज है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में ही पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रिपरेशन। तो देखिए बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कमर्शियली यानी व्यावसायिक तौर से कहें तो इसे आइसोलेट किया जाता है, कोलतार में से इसे अलग किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में इसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रयोगशाला में इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किया जाता है इथाइन का। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है कि इथाइन का आप साइक्लिक अगर पॉलीमराइजेशन करें यानी चक्रीय बहुलकीकरण करते हैं तो आपके क्या 3 मॉलिक्यूल्स आपने अगर यहाँ पर देखे अगर लिए, इनको फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाता है 873 केल्विन पर, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, जो आपके एरोमेटिक अम्ल होते हैं उसमें से क्या किया जा सकता है, उसका वी कार्बोक्सिलीकरण किया जा सकता है। तो एरोमेटिक अम्ल मतलब डायरेक्ट नहीं लेना है, उसका सोडियम सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो ये है आपका बेंजीन, इसके साथ COONA, ठीक है, COOH नहीं, बेंजोइक एसिड से पहले एक सोडियम सॉल्ट लेंगे, इसके बाद उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे विद CaO, सोडा लाइम, ठीक है, ये हो गया NaOH बेस, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया है अपने क्विक लाइम। इसके बाद हम इसके रिएक्शन जब कराएंगे तो हीट करके ये CO2 मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है, इसीलिए से वी कार्बोक्सिलीकरण कह रहे हैं। CO2 और Na चला गया तो ये क्या बन गया हमारा बेंजीन। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अपचयन किया जा सकता है। फिनॉल यानी कि आपकी बेंजीन रिंग पे अगर अल्कोहल ग्रुप लगाओ तो इसे फिनॉल कहते हैं। इसका अपचयन करेंगे, किससे करेंगे, जिंक से करेंगे, जिंक के साथ इसको हीट करेंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगा और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसकी बात करते हैं तो भौतिक गुण में देखिए कि आपके जो बेंजीन का मॉलिक्यूल या अरोमेटिक अगर हम कंपाउंड की बात करें तो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, अध्रुवीय हैं ये। कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, यानी कि आपके ये कैसे द्रव्य हैं, आपके कलरलेस लिक्विड्स होंगे यानी रंगहीन लिक्विड में भी हो सकते हैं और सॉलिड में भी हो सकते हैं, जैसे नेपथलीन वगैरह आप जानते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस अवस्था में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसी वजह से इन्हें एरोमेटिक कहते हैं।
इमिसिबल होते हैं वाटर में, यानी जल में ये मिक्स नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, लेकिन आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं यानी कार्बनिक विलायक हैं उनमें आसानी से घोले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकी बर्निंग की जाती है, इनको जलाया जाएगा तो इनमें सूती फ्लेम निकलती है। और ये टेस्ट होता है इसको करने का कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड होते हैं तो ये सूती फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी जो ज्वाला होगी वो कज्जली ज्वाला, काला धुआं होता है इसका। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन या हिंदी में कहेंगे नाइट्रोकरण, यानी हम नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है आपका NO2। NO2 ग्रुप जो है हम बेंजीन रिंग पर लेकर आने वाले हैं, तो ये होगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इससे कैसे किया जाता है, बेंजीन की रिएक्शन आप यहाँ HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 यानी सांद्र आपका नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 सांद्र आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर के साथ कराएंगे। 323 से 333 केल्विन पर इसको हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये जो आपका कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 है, इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, ये नाइट्रोकरण मिक्सचर है, मिश्रण है। क्रियाविधि अगर आप देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका जो आपकी क्रियाविधि है वो 3 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति यहाँ पर कैसे होती है, हम बात कर रहे हैं HNO3 और H2SO4 की, जो कि क्या है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। H2SO4 से हमारा जो HNO3 है यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पे यहाँ से एक H, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो H2SO4 से यहाँ पर ये H, ये इससे ले रहा है, क्योंकि यहाँ H2SO4 एक H पॉजिटिव दे रहा है और नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव ले रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारी एसिड हो गया ये, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ठीक है, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यहाँ पर अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये क्षार की तरह। तो यहाँ से इसने H ले लिया, तो यहाँ पर कैसे बन गया ये H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि प्रोटॉन आ गया है। अब क्या होगा, HSO4 नेगेटिव यहाँ पर अलग हो गया। अभी हम इससे मतलब नहीं, अभी हम इसको देख रहे हैं। तो इसके बाद देखिए ये अपने ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस ले लेगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, इसे उदासीन कर सके। अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वापस लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ बॉन्ड से ले लिए तो ये NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर हमारे पास आ गई। ये जो नाइट्रोनियम आयन है यही क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यही हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, ये आपका प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल के साथ एक प्रोटॉन लगा हुआ है, तो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमारा जो सेकंड स्टेप आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनने के बाद अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो अटैक करता है इस बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, डिलोकलाइज हैं, इनके ऊपर ये अटैक करेगा, तो यहाँ बन जाता है हमारा ये जो भी ई हमने इसके लिए लिखा है, ये आप NO2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, NO2 यहाँ लग गया, H है, और ये H क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए थे यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बना है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे लग के इसने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे कहेंगे एरिनियम आयन। ठीक है, एरिनियम आयन है ये वाली कार्बन जो है हमारी, ये हो गई है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर अब हमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गई है। अगर आप इस एरिनियम आयन को देखेंगे तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन इसका देखिए कैसे हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज को यूटिलाइज करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे, तो इसके बाद ये वाले पाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे, और इसके बाद यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसको करने के लिए मूव हो तो सकते हैं, लेकिन अब आ गया sp3 आने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर रेजोनेंस रुक गया, अब फिर से यहाँ पे रेजोनेट नहीं होगा वो, तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल हो जाता है। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव का निकलना जरूरी है, एक प्रोटॉन का निकलना जरूरी है ताकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए। तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव का विलोपन। कैसे होगा, जो HSO4 नेगेटिव हमारे पास बना था वो यहाँ आएगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव जो है रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएंगे और ये बॉन्ड बीच में बन जाएगा और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होगी। दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, आपका एरिनियम आयन बनेगा, और तीसरे स्टेप में आपका प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से चलता है आपका नाइट्रेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस देखते हैं, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनीकरण कैसे होगा, इसमें बेंजीन की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड।
लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जो कि क्या हो सकता है, एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है, ठीक है, शुष्क AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeBr3, FeCl3, इनके प्रेजेंस में आप जब इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ पर एक क्लोरीन जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन रिंग पर, इसे क्या कहते हैं आप, क्लोरोबेंजीन। सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, वो एक HCl के साथ यहाँ अलग हो जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन एटम आ जाएगा। इसके अलावा सल्फोनेशन देखिए, सल्फोनीकरण कैसे होता है, यहाँ पर हम लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमिंग एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ले रहे हैं बेंजीन के साथ, इसको हीटिंग करेंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, SO3H। SO3H ग्रुप जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। फिर है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन का मतलब ये है कि हम बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिथाइल या इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कैसे होती है, बेंजीन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे CH3Cl की, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपका एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इसके पे आ जाएगा। फिर से वही होता है, यहाँ H होता है, वो H हट के सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, CH3 ग्रुप आ रहा है, H इसके Cl के साथ HCl अलग हो जाएगा, क्या बनाए, टॉलिन बनाए, ठीक है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप आपका कौन सा होता है, ये है आपका एसाइल ग्रुप, ठीक है, COCH3 क्या है आपका, एसाइल ग्रुप। तो जब COCH3 आ रहा है रिंग के ऊपर तो वो है एसाइलेशन, और जब CH3 ग्रुप आ रहा है तो वो है एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी सेम चीज़ करनी है, मिथाइल एसाइल क्लोराइड लेंगे आप, तो यहाँ एसाइल क्लोराइड आप ले रहे हैं, तो इसके बाद ये है एसिटाइल क्लोराइड, ये है आपका, ठीक है, बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हीटिंग करेंगे इसकी, तो आपका एसाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्या बना है, एसिटोफिनोन, कीटोनिक ग्रुप है क्योंकि एसिटोफिनोन बना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसाइलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो एसिटोफिनोन मिल सकता है, दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आपकी रिएक्शन होगी तो भी हमें क्या मिलेगा, एसाइल मिलेगा, ठीक है, एसाइल एसिटोफिनोन मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बस हमारा जो साइड में प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, साइड में क्या बन रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटोफिनोन और यहाँ पर भी एसिटोफिनोन बन रहा है, बस क्या होना है, वहाँ पर आपका एसिटाइल क्लोराइड लगेगा, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आप इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, एक्सेस ऑफ क्लोरीन की आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन की डार्क और कोल्ड में, ठीक है, डार्क में यानी कि लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट की एब्सेंस पे आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो आपके सारे हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन एटम से। क्या बन गया ये, हेक्साक्लोरोबेंजीन, C6Cl6, हेक्साक्लोरोबेंजीन। मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, देखिए मैकेनिज्म मैंने एक ही बता दी है यहाँ पर कि हम कैसे कर सकते हैं, नाइट्रेशन में मैंने अलग से समझा दिया है। जनरेशन ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है, ठीक है, सेम नाइट्रेशन के प्रोसेस की तरह ही चलता है, बट इसको यहाँ से रिलेट करके भी मैं इस बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कैसे बनेगा, जैसे कि अगर हम बात करें आपके हैलोजिनेशन में, तो Cl2 के यहाँ पर जो ClCl है यहाँ पर से पहले आपका जनरेट होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, कैसे जनरेट होगा, AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस अम्ल है, क्या करेगा, यहाँ से एक Cl नेगेटिव आयन को ये ले लेगा और खुद क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ से हमें Cl पॉजिटिव आयन मिल जाएगी, क्या है ये, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन हमें मिल जाती है यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे CH3 मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, क्लोरीन का जो एक आयन है Cl नेगेटिव उसको ये ले लेगा और यहाँ पर हमें मिथाइल कार्बोकेटाइन मिल जाती है। ऐसे ही आपका यहाँ एसाइल ग्रुप के साथ भी हो सकता है, यहाँ से Cl जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, CH3CO पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारी जनरेशन हो रही है किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करता है, बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो यहाँ मैंने इसको जनरलाइज करके दिखा दिया, आप इन सबको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं। बेंजीन के इस पे इलेक्ट्रोफाइल पे इसकी अटैक होगी, यहाँ की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तरफ ये जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, एरीनियम आयन बनी है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने अभी नाइट्रेशन के दौरान भी पढ़ा, रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीटली नहीं हो पाती, sp3 हाइब्रिडाइज जो आपका कार्बन बनता है उस पर आके रुक जाती है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अब क्या करेगा, ये प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा यानी H पॉजिटिव का विलोपन। तो यहाँ से क्या होगा, अब किसका रोल आता है, ये जो AlCl4 नेगेटिव हमारा जनरेट हुआ था ये आता है, और ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से H जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इससे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस दे देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ये बन गया हमारा
जो भी हमें सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए वो बना है हमारा, HCl बनता है और AlCl3 अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपकी, मैकेनिज्म है आपकी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की। अब कुछ एडिशन रिएक्शंस भी बेंजीन शो करता है। देखिए बेंजीन का रिडक्शन अगर हम करेंगे, रिडक्शन का मतलब है H हाइड्रोजन का एडिशन, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, उच्च तापमान और उच्च दाब पर निकल कैटलिस्ट यानी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसे हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे और किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। क्या बन गया ये, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, रिडक्शन के बाद बनता है हमें साइक्लोहेक्सेन मिलता है यहाँ। इसके अलावा अगर क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी यूवी में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज में 500 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हमें सारे के सारे यहाँ पर क्लोरीन मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐड हुआ है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, ऐड हुआ है। ये जो डबल बॉन्ड से हम हट गए हैं, क्या बना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम गैमेक्सीन भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है, एक तो रिएक्शन भी याद रखनी है, यूवी के प्रेजेंस में Cl2 के साथ इसकी एडिशन होती है तो हमें मिलता है ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C6H6Cl6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है और यहाँ पर यह है गैमेक्सीन इसका कॉमन नेम। इसके अलावा कंबशन, दहन, दहन की जो अभिक्रिया होती है इसमें आपका बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हमें दहन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमें लेकिन क्या देखने को मिलता है, सूती फ्लेम। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, जो ज्वाला होती है वो कज्जली ज्वाला होती है, सूती फ्लेम हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर जनरल फॉर्मूला देखना है कि कंबशन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना हमारा वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, तो ये हम इस तरीके से फॉर्मूला वाइज देख सकते हैं। तो ये थे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।